इसके बाद नेक्स्ट है, ये तो 6 पॉइंट्स थे आपके कि नीड क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। सेकंड आ जाता है आंतरिक पुनर्निर्माण में समापन नहीं है, नो वाइंडिंग अप इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए आंतरिक पुनर्निर्माण को हम वाइंडिंग अप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कंपनी जो है वो समाप्त नहीं की जा रही, बल्कि इंटरनली उसको दोबारा से गठित किया जा रहा है, उसको ठीक से मतलब सेट किया जा रहा है एक तरीके से, कि जो काम अपसेट हो रखा है कंपनी में हमने उसको ठीक करना है, कि हम अंदर ही कंपनी में काम ठीक कर दें और बाहर वाले किसी को पता भी ना चले। आप यूँ समझिए कि बाहर हमने किसी को सूचना नहीं देनी है, अपना जो काम है हम अंदर ही ठीक कर लेंगे कंपनी का जो आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ये विशेषता है कि इस विधि के अनुसार पुनर्गठित होने वाली विद्यमान कंपनी का समापन नहीं होता, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉइंट कह रहा है तो इसका मतलब जो हमने पहले पढ़ा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें कंपनी को पुनर्गठित करना पड़ता होगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि उसमें क्या करता है, आपको आगे बताएंगे। अभी इंटरनल में तो यही है कि इंटरनल का मतलब ये नहीं कि कंपनी समाप्त हो गई है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, बल्कि वही कंपनी अपना नया जीवन मानकर अपना कार्य नए पूंजी संगठन और नए जोश के साथ करने लग जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बता दिया था कि जैसे बीमार हो जाते हैं, आप ठीक हो गए तो आपको अच्छा लग रहा है और आप अपना काम पहले के जैसे करने लग जाते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी में, और इसी तरह कंपनी में भी कि एक नया जीवन माना जाएगा कि पहले एक कंपनी जो समाप्त होने की स्टेज पर आ चुकी थी, अब इसको हमने दोबारा ठीक कर दिया है और अब वो नए जीवन के साथ काम करने लग गई है। कोहलर कहता है कि पुनर्निर्माण को अर्ध पुनर्गठन यानी कि क्वासी रीऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है। कोहलर ने कहा है कि जो आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो क्या है, एक्चुअल में क्वासी रीऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसकी विशेषता रिकैपिटलाइजेशन, जिसके अंतर्गत डेफिशिएंसी का अवशोषण किया जाता है। अब डेफिशिएंसी यानी कि जो कंपनी काम कर रही है प्रेजेंट में, उसमें अगर कोई कमियां हैं तो उसको समाप्त किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, और फिर एक उसकी जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए किसी दूसरे को कंपनसेट करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त नई कंपनी का निर्माण नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें किसी नई कंपनी को नहीं बनाया जा रहा और कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस पूरी होने की डेट के बाद घाटे की स्थिति से लाभ की स्थिति में पहुंच जाती है, ठीक है। क्योंकि अब अगर हमने इसमें एक बात और भी ध्यान देनी है कि अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी सही नहीं हुआ है, दैट मीन्स कंपनी में अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत उत्पन्न हो जाएगी। कैसे, हमें लग रहा है कि ठीक नहीं हुआ, जैसे हम किसी डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, हमें उस डॉक्टर की दवाई लग जाती है या उसे हम रिकवर हो जाते हैं, दैट इज़ गुड कि वो डॉक्टर अच्छा है हमारे बॉडी के लिए, या हमको जो बीमारी हुई है उसे ठीक कर दिया। फिर क्या होता है कि सपोज़ 5 दिन के बाद भी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर चेंज कर देते हैं, करते हो ना आप लोग। तो अगर दूसरा डॉक्टर भी चेंज करने के बाद भी आप ठीक नहीं होते तो क्या हो जाता है, रिजल्ट, यू बेटर नो रिजल्ट क्या रहेगा, ठीक है। आप एडमिट हो जाओगे हॉस्पिटल में, वट एवर द सिचुएशन में भी, ठीक है। पर हम ऐसी सिचुएशन की कामना नहीं करते हैं, हम सिंपल का आपको समझाते हैं कि जो कंपनी है वो किस तरह से करती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद में कंपनी, हम ये आशा रखते हैं कि कंपनी घाटे की स्थिति से लाभ की स्थिति में पहुंच जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की मुख्य विशेषता रिकैपिटलाइजेशन, अभी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रिकैपिटलाइजेशन है, तो पूंजीकरण से तात्पर्य क्या है, कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन करोगे या अंश पूंजी में कटौती कर दोगे। अब आपको रिकैपिटलाइजेशन करना है, यानी जो आपने पहले पूंजीकरण किया था, पहले आपने पूंजी जुटाई थी, उसको दोबारा करना है, तो आप क्या करोगे, या तो शेयर कैपिटल में आप कमी कर लोगे या फिर शेयर कैपिटल में आप ऑल्ट्रेशन कर दोगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स बता रखे हैं आपके, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट इज अंश पूंजी में परिवर्तन, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। अब अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 द सेक्शन 61, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को यह अधिकार है। अब सीमित दायित्व क्या है कि जिस कंपनी की जो लायबिलिटी है वो बहुत सीमित है, ठीक है, उसका दायित्व सीमित है कि वो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
यदि उसके अंतर्नियम अनुमति देते हैं। पहले तो मैं देखना है कि कंपनी किस तरह की है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, और उसको अगर परमिशन देते हैं तो वो क्या करेगी, अपनी शेयर कैपिटल में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और इस काम के लिए यदि आवश्यकता है, अगर कोई ज़रूरत है, तो पार्षद सीमा नियमों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि अपने सीमा नियमों में ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। अंश पूंजी में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को फॉर्म SS7 में देनी होगी। आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा रजिस्ट्रार को दैट यू आर गोइंग टू चेंज योर कैपिटल। ठीक है ना, शेयर कैपिटल में आप परिवर्तन कर रहे हो। अब उसके बाद क्या है इसमें कि शेयर कैपिटल में जब आप चेंजेस करोगे, परिवर्तन का प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ चेंज इन शेयर कैपिटल, तो कैसे करोगे आप, कंपनी की जर्नल मीटिंग में पारित करोगे, साधारण सभा में पारित करोगे, और इसके लिए न्यायालय यानी कि ट्रिब्यूनल से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक जर्नल मीटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ट्रिब्यूनल से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ठीक है, सिंपल है। आप यानी कि आपको कैसे करना है, साधारण सभा में आपको अपना प्रस्ताव पारित करना है, प्रपोजल आपको करना है। अब इसमें बता रखा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग अंश पूंजी में भी परिवर्तन के लिए आप कौन कौन से मेथड अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट मेथड है नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी में वृद्धि। अब आपको क्या करना, परिवर्तन करना है। अंश पूंजी में आप क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो। तो परिवर्तन कैसे कर सकते हो आप, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, सिचुएशंस क्या हैं वो हम आगे देखते हैं। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स, कि आप नए शेयर्स को इशू कर रहे हो शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। तो क्या करते हैं, जैसे यदि कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल का पूर्ण निर्गमन कर चुकी है। देखिए, जो आपको शुरू में मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, पूंजी की अधिकतम सीमा। ठीक है, कि किस सीमा तक आप अपने शेयर्स को इशू करोगे अपनी पूंजी जुटाने के लिए। अगर कंपनी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर कंपनी क्या करती है, किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल सपोज 1 लाख है, हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, अब वो क्या करती है कि 80,000 कैपिटल जुटाती है बाय इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, 80,000 के बाद अभी जो 20,000 है ये भी बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, इसको कंपनी इस टाइम पर यूज़ करेगी जब वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है या कोई और सिचुएशन आने पर वो क्या सारे के सारे जो उसके प्रपोजल हैं सारे काम कर चुकी है। पर इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि अगर कंपनी अपनी सारी ऑथराइज्ड कैपिटल का यूज़ कर चुकी है, दैट मीन्स कंपनी ने इशू कर दी हैं पूरे 1 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो अब वो क्या करेगी भाई। ठीक है, अब उसको क्या करना है, कंपनी को इसकी और इसको अब और पूंजी की आवश्यकता भी है। ठीक है, अब उसको लग रहा है कि नहीं मेरा काम नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या करेगी, इसको और ज़्यादा कैपिटल की नीड है, तो क्या करेगी, इस केस में कंपनी, ऐसी सिचुएशन में कंपनी यदि उसके अंतर नियम आज्ञा दे दें, तब कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम में यदि उसके आर्टिकल्स अगर उसको परमिट कर दें, तो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में चेंज कर देगी। ठीक है, कैपिटल क्लॉज में ही वो चेंज कर देगी कि उसके लिए पूंजी शब्द का क्या मतलब है, और अपनी अधिकृत पूंजी बढ़ा सकती है। यानी कि जो 1 लाख आपको बताए थे, ठीक है, अपने कैपिटल क्लॉज में वो परिवर्तन करके इसको 1 लाख की जगह पर सपोज 2 लाख वो कर देती है। तो उसने पहले क्या किया, अपने कैपिटल क्लॉज में परिवर्तन कर लिया है। कैपिटल क्लॉज कैसे किया है, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। ठीक है ना, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसके लिए परमिशन किसने दी है, उसके आर्टिकल्स ने।
तो आर्टिकल्स ने परमिशन दी है, ठीक है, मेमोरेंडम एसोसिएशन में उसने चेंज कर लिया कैपिटल क्लॉज को। अब उसने अपनी अधिकृत पूंजी 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर ली है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख कर ली है। अब उसके कैपिटल क्लॉज में चेंज हो गया है। अब उसके लिए थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि नए अंशों के इशू के टाइम के संबंध में केवल एक शर्त ये है कि अंशों को सबसे पहले कंपनी के ही वर्तमान इक्विटी अंशधारियों को प्रस्तावित किया जाएगा। क्योंकि अब कैपिटल क्लॉज में परिवर्तन करने के बाद कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भाई नए शेयर्स तो वो इशू कर रही है, पर वो क्या करेगी, अपने ही जो वर्तमान इक्विटी अंशधारी हैं उन्हीं को ही वो उसको प्रपोज करेगी, लेने के लिए प्रपोज करेगी कि आप ले लो, हम नई जो पूंजी है वो जुटा रहे हैं। अगर ये अंशधारी, अगर वो क्या कहते हैं कि नहीं देखो हमको नहीं खरीदना, नए अंशों को नहीं खरीदते हैं, तो इन शेयर्स को अन्य पर्सन्स को बेच दिया जाएगा, अन्य व्यक्तियों को। और विद्यमान जो प्रेजेंटली आपके जो शेयर होल्डर हैं उनको ये राइट दे दिया जाएगा कि इसे बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। उनको इस अधिकार को पूर्व क्रय अधिकार या हकशफा कहते हैं कि यह अधिकार उनको कंपनी की अधिनियम 2013 की धारा 62 के अकॉर्डिंग प्राप्त है, ठीक है। देखो पहले जब हम इशू करेंगे हमको क्या करना है, हमको पूंजी की आवश्यकता है और हमने क्या किया है, नए अंशों का निर्गमन करना है। नए अंशों का निर्गमन तब करेंगे अगर कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल पूरी यूटिलाइज कर ली है, तो हमें पहले कंपनी के कैपिटल क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा, फिर हम नए शेयर्स इशू कर सकते हैं। नए शेयर्स इशू करने के लिए हमको जो प्रेजेंट में इक्विटी शेयर होल्डर है उनको प्रपोजल भेजना पड़ेगा। अगर वो नहीं खरीदते हैं तब हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसे बेच सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जब सपोज आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो पूछता है व्हाट इज राइट ऑफ प्रीएम्पशन, कि पूर्व क्रय अधिकार क्या है। पूर्व क्रय यानी पहले खरीदने का, पर क्रय तो उसने पहले कर रखा है, तो यानी कि कुछ केस ऐसा रहा होगा जिसमें पहले से खरीदे होने के बावजूद तो इसे दोबारा भी अधिकार दिया है, तो वो क्या है आपका इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स। कि इस चीज़ को जब कंपनी के प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर को राइट दे दिया जाता है कि वे नए शेयर्स को खरीद लें, कंपनी द्वारा इशू हुई नए शेयर्स को खरीदेंगे, तो उस अधिकार को क्या बोलते हैं, पूर्व क्रय अधिकार, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।